हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या नाम है इस चैप्टर का। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। आप ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, मज़ा आता है। तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि 5 आदमी एक काम को 2 दिन में करता है, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, है ना। इस टाइप की क्वेश्चन, या फिर एक नल है जो एक टंकी को इतने देर में भरता है, तो बताओ 5 नल कितने देर में भरेगा, है ना। इस टाइप की क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो उसको मैं बहुत ही डिटेल में बताता हूँ आपको। तो पहला है डायरेक्ट वेरिएशन। अब समझते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। सुनो, कोई भी दो क्वांटिटी है, कुछ भी दो क्वांटिटी है या कुछ भी दो आर्टिकल है, दो अलग अलग चीजें हैं, वो दोनों अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है, इसका मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ये मीनिंग होता है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो इसका डेफिनेशन होगा, टू क्वांटिटीज आर said to vary directly, है ना, डायरेक्टली if the increase or decrease in one quantity cause the increase or decrease in the other quantity, है ना। मतलब कि अगर एक में कुछ इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है एक, तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक अगर कम होता है तो दूसरा भी कम होगा, है कि नहीं। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन मतलब क्या है? जो वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला, जैसे कि मान लो पेन है, 4 पेन का दाम अगर 20 रुपए है, तो 8 पेन का दाम कितना होगा? 40 रुपए। तो देखो, 4 पेन था तो 20 रुपए था, पेन का संख्या आपने बढ़ाया, 8 कर दिया, तो रुपए भी क्या हो गए? बढ़ गए, 40 रुपए हो गया। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। चाहो तो आप लिख सकते हो कि द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, पेन ले लो, है ना, बुक ले लो, कुछ भी, वॉच ले लो, कप ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, बेड ले लो, कुछ भी ले लो, उसका आप नंबर बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। या फिर दूसरी चीज सॉरी, दूसरा हो सकता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस कवर होगा किसी भी चलते हुए चीज से, वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर स्पीड आप बढ़ाओगे तो और ज्यादा दूर तक जा पाओगे, है ना। मतलब कि ज्यादा, सीधी सी बात है, ज्यादा स्पीड रहेगा तो ज्यादा दूर तक जा पाओगे। तो स्पीड भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को ऐसे डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी उसी को बोल दिया जाता है ना। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। उसके अलावा अगर आप 5 आदमी मिलके एक काम करता है, 5 आदमी मिलके कोई, मतलब समझ लो कि 10 बोरी
को एक जगह से दूसरी जगह तक रख देता है, तो 20 आदमी मिलकर कितना रख पाएगा? उससे डबल रख पाएगा, है कि नहीं? ज़्यादा रख पाएगा उससे। तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, है कि नहीं? तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में कंसिडर करते हैं। अब डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मैं आपको बताता हूँ करके। जैसे कि एक एग्जाम्पल होता कि इफ अ कार covers 75 kilometer in 3 hours, how much it travel in 5 hours? मतलब 75 किलोमीटर 3 आवर्स में ट्रैवल करता है, तो 5 आवर्स में कितना कवर करेगा, है ना? आप चाहो तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखो। तो इसका मैं सोल्यूशन अब आपको बताता हूँ क्या होगा। सो देखो क्या लिखा है कि 3 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है, तो उस चीज़ को मैं लिखूंगा इन 3 आवर्स कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर, है ना? अगर 3 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है तो इन 1 आवर कितना जाएगा? आप खुद बताओ। कार कवर डिस्टेंस ऑफ कितना, आप ही बताओ। 75/3। ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, तो हर बार ये डिवाइडेड बाय नहीं होगा, कई बार मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो आपको वही ध्यान रखना है कि कब मल्टीप्लाई होता है, कब डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप ही बताओ, 3 घंटे में 75 किलोमीटर गया, तो 1 आवर में क्या कम ही जाएगा ना? 75 किलोमीटर से तो कम ही जाएगा ना। तो अगर 75 में मल्टीप्लाई कर देते 3 से, तो 75 से ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे ऐसे ही सोचेंगे कि ज़्यादा टाइम तो ज़्यादा डिस्टेंस, लेस टाइम तो लेस डिस्टेंस, है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर सकते हो। तो उसी प्रकार इन 5 आवर्स कार विल कवर कितना? अ डिस्टेंस ऑफ, अब 1 घंटे में 75/3 गया था, तो 5 घंटे में इंटू 5 जाएगा ना। अब यहां भी मल्टीप्लाई किया, इंटू 5 किया, क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कम है तो ज़्यादा आवर लेंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो गया? 125 किलोमीटर। करके देख लेना, 3 से 25 कैंसिल होगा। यहाँ भी आप चाहो तो लिख लो, मोर टाइम मोर डिस्टेंस, है कि नहीं? तो इस टाइप की क्वेश्चन आप बहुत आसान होता है, आप आराम से बार बार सोचो। अब ये तो मैंने इजी एग्जांपल लिया था, और कोई भी क्वेश्चन हो जाए आप अगर सोचोगे अच्छे से तो आपको आसान लगेगा, और अगर ऐसे ही सिर्फ पढ़ते रहोगे और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं, आपको मुश्किल सा लगेगा। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो, देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं ही करके बताता हूँ आपको कि इफ दी wages of 15 workers for 6 days are rupees 9,450. Find the wages of 19 workers for 5 days. अब देखो ये भी थोड़ा सा मैंने अलग सा क्वेश्चन दिया है, अब चाहो तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद आके सोल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि 15 वर्कर्स हैं। कितने वर्कर्स हैं? 15 वर्कर्स हैं। तो आपने ये बहुत बार ये रियल लाइफ में भी देखा होगा कि क्या कई बार होता है कि अपने को कोई वर्कर काम करने आता है कि नहीं? तो वही बात है कि कोई वर्कर काम करने आया है, 6 दिन के लिए अगर काम करता है तो उसको कितना पगार देना पड़ता है? उसका वेतन कितना हो जाता है? 9,450 रुपये, 6 दिन के लिए 15 वर्कर्स का। तो अगर 19 वर्कर होते और 5 ही दिन तक काम करते तो उसको कितने रुपए देने पड़ते, मीन्स उसका वेतन क्या होता, आपको ये बताना है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम लोग ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन इसका बता रहा हूँ। हम लोग लिखेंगे कि वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स, जो लिखा है पहले जो गिवन है वही लिखेंगे, फॉर 6 days
इज ₹9450। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे, वेजेस और इन 6 days ऑफ 15 वर्कर्स इज 9450, या फिर लिख सकते थे ₹9450 इज वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स फॉर 6 days। सुनो, तो जो चाहिए होता है, जो निकालना होता है, उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। अभी ये उतना काम नहीं आएगा, बट बाद के अच्छे क्वेश्चंस में ज़्यादा काम आता है कि जो निकालना होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो यहीं पे देखो, वेजेस ऑफ 1 वर्कर फॉर 1 day कितना हो जाएगा, या फिर अभी 1 day नहीं करते, अभी 6 days ही करता हूँ पहले। तो 15 आदमी का इतना था, तो एक आदमी का तो कम हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो कम होगा, ये चीज हम लोग बार बार सोचेंगे कि दिख रहा है कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे? 9450 डिवाइडेड बाय 15 से डिवाइड कर देंगे। चाहो तो यहाँ भी ब्रैकेट में लिख लो, लेस वर्कर्स लेस वेजेस। तो यहाँ भी अब वेजेस ऑफ 1 वर्कर फॉर 1 day। अब 6 दिन में इतना ज्यादा रुपए देना पड़ रहा है, तो एक दिन में तो उससे कम रुपए देने पड़ेंगे ना। 9450 बाय 15, इससे भी क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। तो डिवाइड करने पे कम होता है, मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो, फिर मैं लिखूंगा वेजेस, अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब पहले तो कम कम, हमेशा याद रखो हम लोग यूनिटी का फाइंड करें। यूनिटी मतलब एक होता है, इकाई का फाइंड करेंगे, फिर बाद में जितना चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, या समझ रहे हो ना, उसका निकालेंगे। क्योंकि इकाई का पता होता है तो बाकी कितना भी नंबर हो उसका तो निकाल ही सकते हैं। तो वेजेस ऑफ एक आदमी 19 वर्कर्स कर देता हूं फॉर 1 day, कितना हो जाएगा। अब बताओ, एक आदमी का इतना था, तो 19 का क्या ज्यादा ही होगा ना, तो इंटू 19 हो जाएगा। और वहीं पे वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स फॉर कितने दिन के लिए था, 5 days ना, तो 5 days के लिए कितना हो जाएगा बताओ, 9450। अब एक दिन में इतना पैसा दिया, तो 5 दिन में तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, 19 इंटू 5, है ना। अब इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो, है ना। 5 से 3 टाइम्स खत्म होगा, और ये 6 से भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तीन से फिर से कैंसिल होगा, 525 इंटू 19 करके देख लेना, इतना ही आना चाहिए, ये आएगा। आया समझ में? तो ये टाइप की क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, आपसे होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब डायरेक्ट वेरिएशन हम लोगों ने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूं कि इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। अब सुनो ध्यान से इनवर्स वेरिएशन के बारे में। अब जैसे उल्टा हो गया ना, इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, मतलब कि एक चीज को बढ़ाया तो दूसरा कम हुआ, है ना। अगर एक चीज को बढ़ाया तो दूसरा कम हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब मान लो कोई भी काम है, उसको 5 आदमी 4 दिन में खत्म करता है, तो 10 आदमी तो 2 ही दिन में खत्म कर देगा ना। तो नंबर ऑफ पर्सन आपने बढ़ाया, तो जितने दिनों में खत्म हो रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया, है कि नहीं। तो देखो, एक चीज को बढ़ाया तो दूसरा कम हो गया, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो पहले मैं तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि 2 क्वांटिटीज आर said to be या said to vary inversely if the increase or decrease in one quantity cause the decrease or increase in the other quantity, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया, अदर क्वांटिटी, ब्रैकेट में पहले डिक्रीज रखा था तो बाद में इधर इंक्रीज कर दिया, ठीक है।
अब जैसे ऊपर वाले का एग्जांपल लिखा था तो इसका भी लिख देता हूँ, जो मैंने बोला वही लिख देता हूँ कि दी टाइम टेकन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क varies inversely as the number of men at work, है ना, इन्वर्सली एज द नंबर ऑफ मैन एट वर्क, मतलब कि जिस तरह से आदमी आप काम जो कर रहे हैं वहां पे उसको बढ़ाओगे अगर, तो टाइम जितना लग रहा है वो कम होगा, और अगर आदमी को घटाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो आपको चाहिए तो मैं वो भी लिख देता हूं, मोर मैन एट वर्क लेस इज द टाइम टू फिनिश इट, मतलब कि टाइम कम होगा अगर आदमी ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, तो इस टाइप की चीजों को क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ऐसा आप खुद से सोचिए आसपास की चीजों के बारे में कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या क्या इनवर्सली है, मीन्स या क्या डायरेक्ट वेरिएशन है, क्या इनवर्स वेरिएशन है, इस बारे में सोचिए और फिर खुद ही आपको समझ में आएगा कि क्या डायरेक्ट होता है, क्या इनवर्स होता है ना। खुद आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से सोच सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस पे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल मैं कराता हूं, देखो। पहला सवाल मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। अ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर फूड फॉर 300 men फॉर 90 days, ठीक है। आफ्टर 20 days 50 men left the fort. How long would the food last at the same rate? अब क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है, कि कोई एक फोर्ट है जिसमें कि खाने की सुविधा 300 आदमी के लिए 90 डेज का है, मतलब 300 आदमी 90 दिन तक खाना खा सकते हैं। अब 20 दिन बाद क्या होता है, 20 दिन तक वो 300 लोग खाना खाते हैं वहां पे। 20 दिन बाद अब 50 मैन जो है वो चला जाता है, 50 आदमी चला जाता है। तो अब जो खाना बचा है और जो आदमी बचे हैं वो अगर वैसे ही हर आदमी का फिक्स खाना का रेट है, अगर उसी रेट से खाते रहे तो कितने दिन तक अब वो खाना चलेगा, सवाल ये है। तो अब हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा, मतलब कि 20 दिन तक तो सब कुछ वैसे ही चला, तो 20 दिन तक के हिसाब से अगर वैसे ही चलता रहता तो 90 डेज तक चलता, लेकिन 20 दिन के बाद प्रॉब्लम हुई, मतलब कि 20 दिन बाद रिमेनिंग, सोल्यूशन बता रहा हूं मैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ मैन कितना बचा, 300 थे, 50 चले गए, कितना बचा, 250। और रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज कितने थे, रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज में लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। 90 था, 20 डेज बचा, 70, मतलब कि अब जो खाना है वो 70 डेज तक चलता अगर 300 आदमी खाते तो, है कि नहीं। अगर 300 आदमी खाते तो 70 डेज तक चलता। इसमें वो बात भी लिख देता हूं कि 300 men had provision for 70 days। तो 300 आदमी के लिए खाना है 70 दिन के लिए। अगर मान लो एक ही आदमी होता, खाना उतना ही होता, तो क्या होता, आप ही बताओ। तो आप ही बताओ, यहाँ पे अगर एक ही आदमी होता और खाना जितना पहले था उतना ही होता तो और भी ज्यादा दिन तक खाते ना। तो यहाँ पे जनरली कई लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड करना तो गलत हो गया, मतलब कि एक आदमी के लिए आप और भी कम दिन तक खाना बता रहे हो। याद रखो, डिवीजन मतलब
कम करना, मल्टीप्लीकेशन मतलब बढ़ाना। तो एक आदमी के लिए तो और भी ज्यादा दिन तक खाना चलेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस है। तो ज्यादा कब होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि एक ही आदमी अगर वो खाते रहे तो फिर कितने दिनों तक चलेगा, 300 इंटू 70। अभी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बाद काम आएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो लेस मैन मोर डेज, कम आदमी ज्यादा दिन तक चलेगा। फिर तो एक आदमी का निकाल लिया तो 250 का लिख लेता हूं, 250 मैन हैड प्रोविजन। अब एक आदमी इतना दिन तक खाएगा तो आदमी अब बढ़ गया, तो सोचो खाना तो कम ही दिन तक चलेगा ना। तो अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड बाय 250 हो जाएगा डेज। लग रहा है लॉजिकल, बिल्कुल आपको लॉजिक, ये चैप्टर क्या है, पूरा का पूरा लॉजिक है कि कितने लॉजिक आप लगाते हो। लॉजिक लगाओगे तो आंसर आएगा, और सारे क्वेश्चन लॉजिक से ही आने वाला है। तो चाहो तो यहां भी आप लिख सकते हो मोर मैन लेस डेज, सिंपल सी लॉजिक है। तो ये इक्वल टू, अब करो कैलकुलेट, 0 0 खत्म हुआ, 84 डेज। मतलब सोचो कि 300 होते तो 70 दिन तक ही चलता, और 250 लोग हो गए तो अब कितने दिन तक चलेगा, 84 डेज तक अभी खाना और चलेगा। ठीक है, आसान था, आप आराम से समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आपको एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, उससे और अच्छा समझेगा। 6 ऑक्सन और देखो, और 8 cows can graze the field in 28 days। ठीक है, how would 9 oxen and अब देखो वहां और था, यहाँ एंड है, 2 cows take to graze the, एक मिनट, सेम फील्ड। अब शुरू ध्यान से, मैंने क्या है, 6 ऑक्सन मतलब 6 बैल हैं। ऑक्सन मतलब में क्या होता है, बैल का मतलब ऑक्स का प्लुरल होता है ऑक्सन, मतलब बैलों। 6 बैल और 8 गाय, 6 बैलें और 8 गायें एक फील्ड को, कोई एक मैदान है, 28 दिन में ग्रेज मतलब होता है चरना। चरना होता है ना, घास चर गया, घास खाना, तो ग्रेज का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो 6 बैल या फिर 8 गाय एक फील्ड को 28 दिन में, 28 डेज में चर जाते हैं। तो बताओ कि अब अगर उसी खेत में 9 बैल भी छोड़ दूं और 2 गाय भी छोड़ दूं तो कितने दिनों में वो चर जाएगा खेत को, या मतलब वही कितने दिनों में वो चर जाएगा। समझो बात क्वेश्चन को, वहां ऊपर क्या था, मतलब 6 बैल 28 दिन में खा लेता है, 8 गाय भी 28 दिन में पूरा चर जाता है। तो अब दोनों को मैं साथ में, 9 बैल को 2 गाय को छोड़ दो तो क्या होगा। अब देखो ध्यान से, पहली चीज इसमें क्या लिखा है कि 6 बैल का जो खाना है वो बराबर है 8 काउस के। यहां पे मैं एक चीज यूज करता हूं, कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, एक जैसा, बिल्कुल एक समान। तो वही मतलब 6 बैल यहाँ पे 8 गाय के बराबर है, एक समान है। तो बताओ एक ऑक्स जो होगा, अब यहाँ पे ऑक्सन नहीं लिखेंगे, एक ऑक्स जो होगा वो 8/6 कॉस के बराबर होगा। तो बताओ 9 ऑक्सन अब कितनों के बराबर होगा, या कितनों के बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा, इंटू 9, तब से वही करते आ रहे हैं।
ये कितना हो गया 12 कॉज, है कि नहीं, ये उसके इक्विवेलेंट हो गया। तो अब सवाल था कि 9 ऑक्सन प्लस 2 कॉज मिलके खाने वाले थे ना, तो वो अब किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। 9 ऑक्सन की जगह पे मैं 12 कॉज लिख दूं, अभी फाइंड किया था, प्लस 2 कॉज पहले से था, इक्वल्स टू 14 कॉज। देखो इसको मैंने सबसे अच्छे मेथड से किया है ना, ये आसान तरीका है। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इस मेथड से और इजीली हो गया। तो अब नाउ 8 कॉज, सिर्फ 8 ही गाय की जरूरत। अब चाहो तो आप गाय को भी ऑक्शन में बदल सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते थे, या अलग अलग भी दोनों को फाइंड करके ऐड कर सकते थे। तो नाउ 8 कॉज कैन ग्रेज द फील्ड इन 28 डेज, पता था। तो बताओ 1 काउ कैन ग्रेज द फील्ड कितने टाइम में। अब 8 गाय 28 दिन लगाता है, तो एक गाय को ही पूरा खेत मिल जाए तो और ज्यादा दिन तक खा पाएगा ना। इन 28 इंटू 8 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14, अब क्या 14 काउज के बारे में पूछा था ना, 14 काउज कैन ग्रेज द फील्ड इन कितना, अब और बढ़ा दिया तो ये क्या डिवाइड कर देंगे, कम हो जाएगा इतना डेज, इक्वल्स टू 16 डेज। तो अब चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो, हेंस 9 oxen and 2 cows can graze the field in 16 days, 16 दिन में। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन समझ में आया होगा। बहुत आसान सी चीज़ होती है, और जितना सिंपल मैंने आपको बताया उतने सिंपल तरीके से ही इसको करना है ना, समझते रहना है। तो अब इस पे ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया मुझे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखानी बाकी है अभी आपको, वो मैं सिखाऊंगा उसके बाद, और फिर हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए अब 2-3 मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये होमवर्क है, इफ 36 men can do a piece of work in 25 days, in how many days will 15 men do it? ये पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, 120 men had food provision, same उस type of question, for 200 days. After 5 days 30 men 30 men क्या went, the remaining food will last for how many days? है ना आसान। एक और क्वेश्चन मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन कराए आपको सब मैं दे देता हूँ। 39 persons can repair a road in 12 days, है ना। 39 persons can repair a road in 12 days, 12 दिन में 39 लोग मिलके एक रोड को रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग 5 hours a day, एक दिन में 5 घंटे काम करने पे ऐसा होता है। अच्छी बात है। तो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी
In how many days will 30 persons, है ना, 30 persons working 6 hours, working 6 hours a day, 6 hours a day complete the work. ठीक है, ये मैंने 3 होमवर्क दिए आपको। आराम से सोचिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पे और बताइए कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आज के लिए एक सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सुनो क्वेश्चन, एक खेत में कुछ खरगोश और आदमी है। एक खेत में कुछ खरगोश और आदमी है, ठीक है। यदि कुल 41 सर है और 132 पैर है, कितने? 41 सर है और 132 पैर है, तो खेत में कितने खरगोश और आदमी हैं? तो खेत में कितने खरगोश और आदमी हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैसे इतना जान लो कि एक खरगोश के 4 पैर होते हैं और एक आदमी के 2 पैर होते हैं। तो 41 सर है, 132 पैर है, तो टोटल कितने खरगोश और कितने आदमी हैं, आप इस बारे में सोचिए और बताइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।